मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एंड सब लोग अपना नाम चैट बॉक्स पे लिख दे फॉर अटेंडेंस पर्पस, ठीक है ना। जिन्होंने भी अभी तक नहीं लिखा है अपना नाम अटेंडेंस के लिए चैट बॉक्स पे जल्दी से लिखिए। ओके, तो लास्ट क्लास में हम लोग कुछ क्या हुआ मनीष? सर जो पिछला क्लास में प्रोग्राम जो दिए थे ना सर, इंटीजर नंबर के लिए। कौन सा वाला? हेलो सर। हेलो सर इंटर एंड इंटीजर नंबर था ना सर, उसमें तुम्हारा आवाज इंटर कट रहा एंड है। इंटीजर नंबर वाला था सर। तुम्हारा आवाज कट रहा है थोड़ा। तो सर उसमें अच्छा देख। हेलो सर। हाँ बोलो। सर जो पिछला क्लास में जो प्रोग्राम दिए थे तो उसमें 10 नंबर तक जो वैल्यू ले रहे थे ना सर, वो जो का त्यों मतलब हमको रन करने पर आ जा रहा था, लेकिन 11 नंबर से 18 नंबर तक उसमें अलग अलग नंबर आ जा रहा था सर, और माइनस में आ रहा था। और जब 19 अंक का जो एक नंबर लिए तो उसमें वो प्लस में आया और उसमें भी अलग आया। लेकिन 20 अंक के बाद जो वैल्यू लिए हैं उसमें केवल -1 शो कर रहा था सर। ऐसा क्यों हो रहा था, ये नहीं समझ में आ रहा मनीष एक काम करो, तुम्हारा जो क्वेरी है वो मुझे अभी ठीक से समझ में नहीं आ रहा है, तुम क्या बताना चाह रहे हो। क्लास खत्म होने के बाद मुझे कॉल कर लेना एक बार, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा आवाज कट रहा है और मुझे सही से समझ में नहीं आ रहा है कि तुम क्या बोल रहे हो। क्लास खत्म होने के बाद मुझे एक बार कॉल कर लेना, मैं तुम्हारा क्वेरी सॉल्व कर दूंगा, है। ठीक है ना। यस सर। हाँ नीरज बोलो। सर वो प्रोग्राम बनाने पर ना कोनियो तो क्लियर स्क्रीन और जेटीएस के लिए यूज होता है ना। तो अगर उसका कोनियो यूज नहीं कर रहे हैं और क्लियर स्क्रीन और जेटीएस यूज नहीं कर रहे हैं ना, तो प्रोग्राम मतलब एरर 0 दिखा रहा है लेकिन रन नहीं कर रहा है। लेकिन वही कोनियो और फिर जेटीएस यूज करने पर वो रन कर रहा है। नीरज एक बार फिर से बोलो, क्या बोले तुम? हेलो नीरज। प्रोग्राम बना रहे हैं ना, तो पहले तो एचटीडीआई स्टैंडर्ड फंक्शन इनपुट आउटपुट फंक्शन यूज करते हैं ना। उसके बाद कोनियो यूज करते हैं तो जेटीएस और क्लियर स्क्रीन फंक्शन है ना। तो अगर कोनियो यूज नहीं कर रहे हैं तो सिर्फ एरर 0 दिखा रहा है लेकिन रन नहीं कर रहा है। और कोनियो यूज कर लेने पर रन रन भी कर जा रहा है और एरर भी नहीं दिखा रहा है। तुम क्या गेट स्टेज फंक्शन का यूज कर रहे हो? हाँ सर, जेटीएस फंक्शन यूज करने पर रन कर रहा है और यूज नहीं करने पर रन भी नहीं कर रहा। हाँ तो गेट स्टेज तुम कौन से सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हो? सर वही जेल सी प्लस प्लस पर काम कर रहा है। अगर गेट स्टेज में कोनियो यूज करना होगा, क्योंकि गेट स्टेज का जो काम है वो कोनियो हेडर पे, ठीक है ना। ओके, तो अभी हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो चीज ये है कि पहले हम लोग का क्या था कि सी प्रोग्रामिंग अभी बहुत हम लोग देखे सी प्रोग्रामिंग कैसे काम करता है, क्या क्या होता है। हम लोग सी का कुछ एग्जाम्पल भी देखे थे, तो उनका क्या वेरिएबल्स था, क्या क्या चीज था, इस पे हम लोग थोड़ा डिस्कशन किए थे। अभी हम लोग प्रॉपर वे पे डिस्कशन करते हैं कि एक जो सी प्रोग्राम होता है, ये प्रोग्राम काम कैसे करता है। ये जो हमारा सी प्रोग्राम है तो प्रोग्राम काम कैसे करता है। तो कुछ भी हम लोग अगर प्रोग्राम लिखते हैं, कोई भी अगर हम लोग प्रोग्राम को लिखते हैं, तो सारे के सी प्रोग्राम पे पहला एक हेडर फाइल और एक मेन फंक्शन होना चाहिए। हेडर फाइल एंड मेन फंक्शन, ये दोनों चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हेडर फाइल पे हम लोग का सारा जो इंफॉर्मेशन है, जो कीवर्ड्स होता है उसका क्या क्या काम है, वो प्रोसेस, उस कीवर्ड का क्या प्रोसेस है, ये उस हेडर फाइल पे मेंशन रहता है। और हम लोग को एक मेन फंक्शन को भी एग्जीक्यूट करना होता है, क्योंकि फंक्शन कॉलिंग के बिना हमारा कुछ काम नहीं होता है।
तो ये जो printf scanf ये जो फंक्शंस, ये भी एक लाइब्रेरी फंक्शंस है। तो ये फंक्शंस हमारा जिस फंक्शंस का प्रोसेस का काम क्या है, ये हमारा हेडर फाइल पे मेंशन रहता है। तो जैसे कि हम लोग अगर printf यूज करते हैं, तो ये एक लाइब्रेरी फंक्शन है जो एक फॉर्मेटेड आउटपुट को स्क्रीन पे शो करता है कि एक ये वाला स्टेटमेंट, ये वाला चीज हमारे डिस्प्ले पे शो होगा। स्कैनफ का काम क्या है? स्कैनफ हम लोग अगर कुछ यूजर से इनपुट लेना चाहते हैं, तो उस टाइम हम लोग स्कैनफ यूज करते हैं। तो ये जो फंक्शंस, ये जो printf scanf एम्पस, ये जो फंक्शंस का काम है, ये सारा कहीं ना कहीं एक हेडर फाइल पे स्टोर रहता है। तो हम लोग को कोई भी प्रोग्राम लिखने से पहले एक हेडर फाइल और मेन फंक्शन यूज करना मैंडेटरी है। तो printf scanf ये सारा काम हम लोग जैसे बात किए थे कि ये सारा का सारा जो है हेडर फाइल stdio.h इस चीज पे रहता है। अब अगर हम लोग कुछ मेन फंक्शन के दो तरह का होता है, एक अगर हम लोग इंट मेन यूज करते हैं तो एक तरीके का होगा, एक अगर वॉइड मेन यूज करते हैं तो एक अलग तरीके से होगा। तो इंट मेन यूज करेंगे तो हम लोग को हर वक्त ये रिटर्न जीरो, देखो लास्ट में हम लोग कहीं भी अगर इंट मेन यूज करते हैं तो देखो यहाँ पे नीचे एक प्रोग्राम है जहाँ पे अगर हम लोग इंट मेन यूज किए हैं तो यहाँ पे रिटर्न जीरो का स्टेटमेंट है। तो इंटीजर एक रिटर्न वैल्यू को रिटर्न करना, जब हम लोग कोई इंटीजर टाइप का मेन फंक्शन यूज करेंगे तो एक वैल्यू रिटर्न करना जरूरी है। जबकि वॉइड फंक्शन, वॉइड एक नल फंक्शन है, तो वहां पे वॉइड अगर हम लोग यूज करते हैं तो वॉइड इटसेल्फ अ नल फंक्शन, तो कोई भी वैल्यू रिटर्न करने की जरूरत वहां पे नहीं होता है। तो बाय डिफॉल्ट अगर वॉइड मेंशन होगा तो ऑटोमेटिक एक रिटर्न जीरो, नल फंक्शन, नल मतलब जीरो, तो जीरो फंक्शन का वैल्यू ऑटोमेटिक रिटर्न होता है। तो इंट मेन और वॉइड मेन फंक्शन हम लोग को यूज करना मैंडेटरी है। और ये जो रिटर्न जीरो का स्टेटमेंट है लास्ट में, ये क्या होता है? मेन फंक्शन को एग्जिट स्टेटस मींस हम लोग जब वैल्यू को निकालते तो हमारा काम हो गया, प्रोसेस हो गया, अब वैल्यू को शो करना है, या जो हमारा रिजल्ट है, जो भी हम लोग का रिजल्ट आउटपुट पे आया है उसका अगर डिस्प्ले करके प्रोसेस को खत्म करना है, तो वहां पे हो जाता है क्या? एक रिटर्न जीरो का स्टेटमेंट का काम वहां पे आ जाता है, रिटर्न जीरो एग्जिट स्टेटस, रिटर्न जीरो का काम। अब ये ऑप्शनल है, अगर आप तुम इंट में यूज कर रहे हो तो यहाँ पे रिटर्न जीरो का स्टेटमेंट मैंडेटरी है, अगर हम लोग वॉइड में यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है। तो ये डिपेंड करता है हम लोग कौन से तरीके का फंक्शन यूज करते हैं, हम लोग कौन से तरीके का फंक्शन यूज करते हैं। तो जब हम लोग कोई भी प्रोग्राम लिखेंगे तो ये वाला चीज हम लोग को दिमाग पे अच्छे से रखना होगा, ये वाला चीज हम लोग को दिमाग पे अच्छे से रखना होगा कि प्रोसेस जो है स्टेप बाय स्टेप हम लोग को फॉलो करना होगा। हेडर फाइल, मेन फाइल, वेरिएबल डिक्लेरेशन, इसके बाद आ जाता है कुछ वेरिएबल डिक्लेरेशन। हम लोग कोई भी अगर प्रोसेस में काम करें तो एक वेरिएबल, देखो ये नीचे एक एग्जाम्पल है, इंक्लूड stdio.h, ये हेडर फाइल हो गया मेरा। फिर इंट मेन फंक्शन जो है मेन फंक्शन। अब यहाँ पे इंट टेस्ट इंटीजर इक्वल टू 5, ये जो टेस्ट इंटीजर है ये मेरा वेरिएबल है, और उस वेरिएबल पे मैंने 5 ये वैल्यू को होल्ड किया है। अब वो वेरिएबल क्या है? टेस्ट इंटीजर वाला वेरिएबल क्या है? ये एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। हम लोग इसलिए पहले यहाँ पे इंट मेंशन किए हैं, इसलिए हम लोग पहले यहाँ पे इंट मेंशन किए। तो एक ही लाइन पे इसको हम लोग ब्रेक भी कर सकते हैं, इसको हम लोग ब्रेक भी कर सकते हैं। कैसे? हम लोग पहले मेंशन करते हैं ऊपर में कि इन टेस्ट इंटीजर, जो भी जितना सारा वेरिएबल्स हमारे प्रोग्राम पे यूज होने वाला है, तो उसको उस सारे वेरिएबल्स को हम लोग पहले डिक्लेयर कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम लोग उस वेरिएबल पे वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। ये होता है एक प्रोसेस। और एक प्रोसेस क्या होगा कि हम लोग एक ही लाइन पे जहाँ पे हम लोग वेरिएबल का डिक्लेरेशन कर रहे हैं, जहाँ पे ये देखो यहाँ पे वेरिएबल का डिक्लेरेशन हो रहा है और उसी टाइम वहां पे वैल्यू भी असाइन हो रहा है। वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड वैल्यू असाइन दोनों एक ही टाइम पे हो रहा है। इसमें क्या होगा? इसमें हमारा लाइंस ऑफ कोड ज्यादा नहीं होगा, तो मेमोरी वेस्टेज कम होगा। हम लोग का प्राइमरी टारगेट है लाइंस ऑफ कोड कितना कम हो, क्योंकि मेमोरी वेस्ट उससे बचता है। हम लोग का ज्यादा मेमोरी उस पर नहीं लगेगा, एग्जीक्यूशन टाइम कम होगा, रन टाइम कम होगा। तो ये सारा चीज हम लोग को ध्यान पे रखना होगा। तो यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड वेरिएबल का वैल्यू, फिर आ जाता है वेरिएबल का डिक्लेरेशन एंड वेरिएबल का वैल्यू। अगर प्रोग्रामर खुद से वैल्यू देना चाहता है तो ऐसे हम लोग डाल सकते हैं। ये हो गया, ये हमारा जो स्टेटमेंट है इन टेस्ट इंटीजर 5, यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू को प्रोग्रामर जो जो खुद अपना प्रोग्राम लिख रहा है वो अपना वैल्यू डाल रहा है, जो खुद अपना प्रोग्राम लिख रहा है वो अपना वैल्यू डाल रहा है। लेकिन जब हम लोग कोई प्रोग्राम करते हैं तो बाय डिफॉल्ट हम लोग का प्राइमरी फोकस ये रहता है कि प्रोग्राम इन जनरल यूजर्स के लिए होगा, कोई भी यूजर्स के लिए, क्योंकि प्रोग्रामर तो वो चीज यूज करने नहीं वाला है। प्रोग्रामर बस डेवलप करने वाला है, प्रोग्रामर कोर्स लिखेगा, डेवलप करेगा चीज। यूज कौन करेगा? पब्लिक। तो पब्लिक के लिए अगर यूज करना है तो पब्लिक से कुछ यूजर इनपुट लेना होगा, तो उसके लिए कुछ स्टेटमेंट्स होता है जहां से हम लोग यूजर के थ्रू वो वैल्यू ले सकते हैं। तो कैसे होता है ये हम लोग देखेंगे। वहां पे हम लोग का प्रिंटफ एंड स्कैनफ ये वाला चीज बहुत
काम करता है, ठीक है ना। तो ये वाला डिक्लेरेशन पार्ट आ गया। फिर हो गया आपका लॉजिक, जो भी आपका लॉजिक है उस हिसाब से आपको लॉजिक लिखना होगा, एंड फिर डिस्प्ले, आउटपुट, प्रिंट आउटपुट, ये सब चीज आ जाता है। तो ये जो बेसिक स्टेप्स है, मेन फंक्शन, हेडर फाइल, मेन फंक्शन, वेरिएबल डिक्लेरेशन, वैल्यू असाइन, फिर लॉजिक, फिर डिस्प्ले द आउटपुट, ये 5-6 चीज हम लोग को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना होगा। ये हो गया एक पैटर्न, एक प्रोग्राम लिखने का, सी प्रोग्राम लिखने का एक पैटर्न होता है, बेसिक पैटर्न होता है ये चीज। अब यहाँ पे कुछ और चीजें हम लोग को जो ध्यान पे रखना होगा। क्या क्या चीज? हम लोग सी प्रोग्रामिंग जब लिख रहे हैं, मैं पहले दिन से बता रहा हूँ कि जब से ये क्लास स्टार्ट हुआ तो मैं बता रहा था कि केस सेंसिटिव है, सी प्रोग्रामिंग बहुत ही केस सेंसिटिव है, और अगर हम लोग कुछ चीज मिस कर जाएंगे तो हमारा प्रोग्राम सही से रन नहीं करेगा, वहां पे कुछ एरर आएगा। तो यहाँ पे एरर्स का कुछ सिनेरियो है। एरर्स में क्या क्या आता है? एक होता है सिंटैक्स एरर, एक हो जाता है सिंटैक्स एरर, एक हो जाता है रन टाइम एरर, एंड एक हो जाता है लिंकर एरर, ठीक है ना। फिर हो जाता है लॉजिकल एरर और कुछ सिमेंटिक्स एरर। तो मींस ये कुछ तरीके का एरर्स होता है हमारे प्रोग्रामिंग पे। ये नॉट ओनली सी प्रोग्रामिंग, दिस इज अ मींस ये बेसिक प्रोग्रामिंग एरर है। ये आप लोग कोई भी प्रोग्राम पे, कोई भी सॉफ्टवेयर या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे काम करे, ये प्रोग्रामिंग जो एरर है, ये कुछ बेसिक्स एरर है जो हम लोग को ध्यान पे रखना होगा कि क्या क्या चीज होता है। सिमेंटिक एरर, सिंटैक्स एरर, लॉजिकल एरर, ये सब बेसिक एरर हो जाते हैं जो बहुत मीन्स हम लोग जब पहले ये चीज का स्टार्ट करेंगे तो हम लोग बहुत ये वाला एरर्स फेस करेंगे, हम लोग बहुत एरर करेंगे। तो ये एरर को हम लोग को डिसॉल्व करना होगा कि जैसे हम लोग जितना काम करेंगे, जितना प्रोग्राम लिखेंगे, उससे हम लोग का एरर घटता जाए। प्रैक्टिस जितना करेंगे तो उतना हम लोग का एरर बहुत कम होगा, ठीक है ना। अब क्या क्या होता है एरर? तो पहला चीज जो होता है हम लोग का सिंटैक्स एरर, ठीक है ना। सिंटैक्स एरर में क्या होता है? मान लीजिए हमारा जो सी का या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बेसिक्स जो रूल्स है, जो बेसिक्स रूल है, हेडर फाइल, मेन फाइल, वेरिएबल डिक्लेरेशन, ये सारा जो बेसिक्स जो चीज होता है, ठीक है ना, जो सेमी कॉलोन्स, ब्रैकेट, पैरेंथेसिस, ये सब जो जहां पे होना चाहिए, अगर हम लोग कहीं पे भी इसको मिस कर जाते हैं, कहीं पे हम लोग ये देना भूल जाते हैं, अगर हम लोग कहीं भी इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो ये हो जाता है हम लोग का सिंटैक्स एरर। तो ये हो जाता है हम लोग का सिंटैक्स एरर। तो मान लीजिए यहाँ पे जो सेमी कॉलोन है, ठीक है ना, 5 के बाद, या यहाँ पे जो stdio.h के बाद जो ब्रैकेट्स है, या फिर printf के बाद जो ये पैरेंथेसिस ब्रैकेट है, या फिर यहाँ पे जो मेन फंक्शन के बाद जो पैरेंथेसिस ब्रैकेट है, हम लोग अगर कहीं इसको देना भूल गए हैं, तो जब ये कोड हमारा कंपाइल होगा तो ये सही से काम नहीं करेगा, तो ये सही से काम नहीं करेगा। तो ये हो जाता है एरर, तो ये हो जाता है एरर। तो दिस इज द प्रॉब्लम। तो अगर हम लोग कुछ देखें इसको, मान लीजिए मैं यही कोड को आप लोग को दिखाता हूं कि इस पे सिंटैक्स एरर कैसे आता है। देखिए आप लोग को अभी उस प्रोग्रामिंग के स्क्रीन पे दिख रहा है कि हम लोग एक सिंपल सा प्रोग्राम यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है ना, जहाँ पे हम लोग हेडर फाइल, मेन फंक्शन, सारा का सारा चीज जो है, वेरिएबल जो है, सब लोग मेंशन किए, सब कुछ मेंशन किए। लेकिन यहाँ पे हम लोग जब एग्जीक्यूट किए हैं इस प्रोग्राम को, हम फिर से इसको एग्जीक्यूट करके दिखाते हैं। जब हम लोग फिर से इसको एग्जीक्यूट किए, जब कंपाइल किए, तो यहाँ पे दिखा रहा है एक रेड लाइन, और नीचे यहाँ पे देखिए एरर दिखा रहा है, नीचे यहाँ पे मेंशन है एरर। तो डेट सी प्लस प्लस का ये मींस एडवांटेज है, कहाँ पे एरर है हम लोग को वही वहां पे एक सिंबल देता है कि यहाँ पे आपका कुछ एरर है। तो क्या एरर है आपको फाइंड आउट करना होगा, लेकिन यहाँ पे कुछ एरर है या कुछ बेसिक आपको आपने कुछ मिस किया है। यहाँ पे बेसिक जो सी प्रोग्रामिंग का स्ट्रक्चर होता है, जो प्रोसेस या जो भी फॉलो अप होता है, वहां पे आपने कुछ गलती की है, तो यहाँ पे आपको कुछ सुधार करना है। तो आप देख लीजिए आपका क्या यहाँ पे प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे एरर क्या है, यहाँ पे वो मेंशन करा है कि एक्सपेक्टेड अ ब्रैकेट before the semicolon token, expect the bracket before the semicolon token। तो यहाँ पे हम लोग देखिए कि printf जो स्टेटमेंट है, यहाँ पे हम लोग एक ब्रैकेट को ओपन किया है, लेकिन ये ब्रैकेट एंड नहीं हुआ है कहीं पे, ये ब्रैकेट जो है हम लोग का एंड नहीं हुआ है, हम लोग गलती से डायरेक्ट सेमीकोलन को एंड किए हैं।
तो इसलिए यहाँ पे एक सिंटैक्स एरर आ रहा है, तो दिस इज कॉल्ड अ सिंटैक्स एरर। तो हम लोग जब प्रोग्राम लिखेंगे तो ऐसा बहुत एरर आएगा। तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, कहीं पे ब्रैकेट्स मिस हो जाता है, या मोस्ट ऑफ द टाइम कहीं पे सेमीकोलन मिस होता है, तो तब सिंटैक्स एरर आता है। तो हम लोग तब फाइंड आउट करना होगा कि क्या गलती की है। अब देखिए मैंने यहाँ पे ब्रैकेट डाल दिया है, तो अभी अगर हम लोग इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो ये सही से कंपाइल या एग्जीक्यूट हो जाएगा। देखिए कंपाइल हो गया। तो ये जो छोटा-छोटा चीज़ होता है, कहाँ पे ब्रैकेट मिस हो गया, कहीं पे सेमीकोलन मिस हो गया, तो ये गलती बहुत बड़ा प्रोग्राम के जब ये तो अभी 5-6 लाइन का प्रोग्राम है, इसलिए हम लोग को फाइंड आउट करना ईज़ी हो गया। तो जब लार्ज प्रोग्राम होगा, तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग को थोड़ा टाइम लगता है। तो इसलिए सही से देख के हम लोग को जहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट हुआ है, उसका ब्रैकेट कहाँ पे खत्म होगा, कहीं पे सेमीकोलन वहाँ पे खत्म होना चाहिए। तो ये सारा चीज़ हम लोग को अच्छे से देखना होगा। तो दिस इज़ कॉल्ड आवर सिंटैक्स एरर। तो दिस इज़ कॉल्ड आवर सिंटैक्स एरर। तो ये हो गया हम लोग का सिंटैक्स एरर, ठीक है ना? फिर हो जाता है आपका कुछ रन टाइम एरर। फिर हो जाता है आपका कुछ रन टाइम एरर। रन टाइम एरर एरर मीन्स आपका आप कुछ प्रोग्राम लिखे हैं, आप उसको रन टाइम पे एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, लेकिन जब आपने रन टाइम पे उसको एग्जीक्यूट किया है, कंपाइल करने के बाद वहां पे आपका क्या होगा, आपका कंपाइलेशन सक्सेस होगा। रन टाइम एरर पे क्या होता है, प्रोग्राम जब रन करेगा उस टाइम पे आपका कंपाइलेशन सही से दिखाएगा कि आपका कंपाइलेशन सक्सेस हो रहा है। यहाँ पे आपको जो जैसे दिख रहा है कंपाइलेशन सक्सेस, कंपाइलेशन टाइम सब सही से दिख रहा है, आपका कंपाइलेशन सही होगा। लेकिन जब रन करेंगे, रन टाइम विंडो पे जाएँगे, तब वहाँ पे आपका कुछ एरर आएगा, तब वो वाला प्रोग्राम या जो भी पार्ट है, वो सही से काम नहीं करेगा, ठीक है ना? तो क्या होता है, एक सिंपल सा प्रोग्राम अगर हम लोग बात करें, तो मैं एक प्रोग्राम आपको अभी लिख के दिखाता हूँ। हाँ। ठीक है, यहाँ पे हमारा एक प्रोग्राम हमने लिखा है, जहाँ पे एक सिंपल सा प्रोग्राम है। हम लोग एक इंटीजर लिए हैं, एक n वेरिएबल लिया है जहाँ पे हम लोग कुछ वैल्यू स्टोर किए हैं, एक डिविजनल वैल्यू एक वेरिएबल लिया है जहाँ पे हम लोग एक जीरो का वैल्यू स्टोर किए हैं। अब हम लोग एक लॉजिक यूज किए हैं कि डिविजन इक्वल टू n/0। तो डिविजन का हम लोग पे कुछ लॉजिक यूज किया है जहाँ पे हम लोग n/0 का कुछ काम कर रहे हैं। अब उस प्रिंटफ में हम लोग क्या डाले हैं कि जो डिविजन है उसका वैल्यू डिस्प्ले करें। तो यहाँ पे जब हम लोग काम करें, यहाँ पे जब हम लोग एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे कुछ एरर्स शो नहीं हो रहा है। जब हम लोग इसको कंपाइल करेंगे, जब हम लोग इसको एग्जीक्यूट करके कंपाइल कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे कोई भी एरर नहीं दिखा रहा है। मीन्स हमारा प्रोग्राम का जो कोड है, जो हम लोग लिखे हैं, ये सही है। तो सी का जो बेसिक फॉर्मेट है, जो स्ट्रक्चर है, या जो भी बेसिक सिंटैक्स है, वो सारा सही से दिया हुआ है, या जो भी है हम लोग सही से उसको काम किए हैं। तो यहाँ पे एरर कुछ नहीं आ रहा है। तो अगर हम लोग इसको एग्जीक्यूट करें, अगर हम लोग इसको एग्जीक्यूट करें, तो देखिए कुछ वैल्यू शो नहीं हो रहा है, कुछ वैल्यू यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। हमारा प्रोग्राम हम लोग जो लिखे वो सही से लिखा है। रन टाइम पे हम लोग जब हम लोग एग्जीक्यूट करके कंपाइल कर रहे हैं, तब हम लोग का वहाँ पे कुछ एरर नहीं आ रहा है, लेकिन वैल्यू जो है वो डिस्प्ले नहीं हो रहा है। तो ये होता है हम लोग का रन टाइम एरर। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मेन चीज हो कि लॉजिक गलत हुआ है कुछ। तो यहाँ पे कुछ लॉजिक हम लोग गलत लिखे हैं, जो वैल्यू मीन्स या जो भी है वो सही से एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। तो लॉजिक यहाँ पे कुछ गलत लिखा है कि नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे हम लोग एक n नंबर को 0 से डिवाइड करें, तो हम लोग को पता है अगर हम लोग कुछ अगर वैल्यू को 0 से डिवाइड करते हैं तो इसका कुछ वैल्यू नहीं आता है, ठीक है ना? तो ये हो गया चीज। तो ये सब होता है कि डिविजन बाय जीरो या भी जो चीज है, देखिए यहाँ पे अब जब हम लोग प्रोग्राम रन कर रहे थे, एरर नहीं आ रहा था, लेकिन एक चीज यहाँ पे दिखा रहा है, वार्निंग। यहाँ पे एक वार्निंग दिखा रहा है
कि डिविजन बाय 0, तो इट इज नॉट एक्चुअली अ ट्रू थिंग्स, इट इज एक्चुअली अ नॉट ट्रू लॉजिक। ये एक सही लॉजिक नहीं है कि हम लोग कोई नंबर को 0 से डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसलिए वार्निंग दे रहा है लेकिन एरर नहीं दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे उसको एरर कुछ नहीं मिल रहा है, कोई सिंटैक्स एरर नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है। लॉजिकल एरर अगर करते हैं तो ये आपका गलती है। तो सॉफ्टवेयर को लॉजिकल एरर समझ में नहीं आएगा, सॉफ्टवेयर को पता है कि सिंटैक्स एरर, अगर कहीं पे सिंटैक्स मिस हुआ है तो सॉफ्टवेयर उसको कैच करेगा। लॉजिकल एरर आपको खुद से फाइंड आउट करना होगा। तो क्या लॉजिकल एरर है, तो ये आपको खुद से फाइंड आउट करना होगा। तो दिस इज कॉल्ड वन टाइप ऑफ रन टाइम एरर और लॉजिकल एरर। तो लॉजिकल एरर एंड रन टाइम एरर दोनों का सेम चीज है, दोनों का चीज ही सेम है। तो सिंटैक्स एरर और लॉजिकल एरर ये जो बेसिक एरर होते हैं जो हम लोग का प्रोग्राम से बहुत ज्यादा होता है, सिंटैक्स एरर एंड रन टाइम एरर और लॉजिकल एरर। तो ये एरर जो है ये हम लोग को दिमाग पे अच्छे से रखना होगा कि क्या काम है, क्या कहीं पे कहाँ पे सिंटैक्स सही से देना है, कहाँ पे लॉजिकल सही से देना है, ठीक है ना। तो ये अगर सही से नहीं देंगे तो हमारा प्रॉब्लम सही से काम नहीं करेगा। यस कन्हैया। सर वहीं पे अगर जैसे हम लोग डिवाइड इक्वल टू n/3 कर देते हैं तब तो फिर वो लॉजिकली सही हो जाएगा, n/3 ये वाला, क्योंकि 9 है n इक्वल टू। ठीक है ना। तो इसको यस एग्जीक्यूट सर। करते हैं, रन करते हैं, आ रहा है सही से, ठीक है ना। तो यस सर। बात ये है कि हम लोग यहाँ पे लॉजिक, यहाँ पे जो n/0 का लॉजिक था ये गलत था, क्योंकि n नंबर कहीं भी कोई नंबर तो 0 से डिवाइड नहीं होता है, लेकिन जब हम लोग वैल्यू पुट करें तब हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। तो उसका वैल्यू कोई भी अगर रियल नंबर होगा कि कुछ भी हो गया तो वैल्यू आएगा, डेसिमल पे आएगा या कहीं पे भी कुछ तो आएगा, लेकिन 0 का इज नॉट अ लॉजिक, इट इज अ रॉन्ग लॉजिक। सो दैट्स व्हाई वहां पे रन टाइम पे कोई भी वैल्यू शो नहीं हो रहा था। तो मैं ये बता रहा था कि लॉजिकल एरर, तो आप लोग जब कोई प्रोग्राम का लॉजिक लिखेंगे, कुछ भी प्रोग्राम का आप लोग लॉजिक लिख रहे हैं, तो इसको भी आप लोग को बहुत अच्छे से ध्यान पे रखना होगा कि लॉजिक सही होना चाहिए। जो भी आप लोग लॉजिक लिख रहे हैं उस प्रोग्राम के लिए लॉजिक सही होना चाहिए। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, सिंटैक्स एरर के बाद लॉजिक। क्योंकि अगर आपका प्रोग्राम का लॉजिक ही गलत है तो आपका प्रोग्राम कभी भी रन नहीं करेगा, और उस लॉजिकल एरर को सॉफ्टवेयर कभी कैच नहीं करेगा, सॉफ्टवेयर कभी उस एरर को फाइंड आउट नहीं करेगा। उस लॉजिकल एरर को फाइंड आउट करने का जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोग्रामर का है, ठीक है ना। तो लॉजिक जब लिखेंगे तो इससे पहले हम लोग का ये प्रोसेस क्यों है, तो स्टेप बाय स्टेप पहले दिन से हम लोग देख रहे हैं कि पहले हम लोग एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट, जो भी चीजें, ये सब का इंपॉर्टेंस अब पता चलेगा। क्योंकि जब लॉजिक लिखेंगे तो लॉजिक ऐसे हम लोग डायरेक्ट प्रॉब्लम देख के लॉजिक लिखने चलेंगे तो बहुत एरर्स आएगा। तो इसलिए हम लोग पहले एल्गोरिथम्स को ड्रॉ करते हैं, फ्लो चार्ट्स को ड्रॉ करते हैं, जहां पे हम लोग ब्रेक बाय स्टेप, लाइन बाय लाइन को हम लोग एक ब्रेकिंग वे पे लिखते हैं कि पहले ये होगा, पहले ये होगा, फिर इसका लॉजिक ये होगा। तो लॉजिक को हम लोग अच्छे से ब्रेक बाय स्टेप करके लिखते हैं, ठीक है ना। तो दैट्स व्हाई द इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट, यहाँ ये सब चीज का भी इंपॉर्टेंस बहुत है। तो ये हो गया हम लोग का एरर्स, जो सिंटैक्स एरर, लॉजिकल एरर, ये सब जो एरर्स होता है ये हो गया हम लोग का बेसिक्स एरर। तो अब तो सिर्फ इन सी का जो बेसिक स्टार्ट है, जो स्टार्टअप है, सी का डेटा टाइप क्या होता है, सी का वेरिएबल्स क्या होता है, कौन सा वेरिएबल्स का कौन सा डेटा टाइप का क्या काम है, इंटीजर डेटा टाइप का क्या काम है, फ्लोट डेटा टाइप का क्या काम है, कैरेक्टर डेटा टाइप का क्या काम है, ये हम लोग देख लिए हैं। कौन से डेटा टाइप के लिए कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज होता है ये भी हम लोग देख लिए सही से, ठीक है ना। तो यहाँ पे कुछ बेसिक्स एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो जैसे मैं जस्ट बता रहा हूँ कि यहाँ पे मान लीजिए एग्जाम्पल दिया है प्रिंट कैरेक्टर्स, तो यहाँ पे कैरेक्टर को प्रिंट करने के लिए एग्जाम्पल दिया हुआ है। क्या है, एक हेडर फाइल, एक मेन फंक्शन, और एक हम लोग जब कैरेक्टर को प्रिंट करना चाहते हैं तो एज इंटीजर एक रियल नंबर, फ्लोट एक डेसिमल नंबर, और कैरेक्टर के लिए हम लोग कैर यूज करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग कैर मेंशन किए, इसलिए हम लोग यहाँ पे कैर मेंशन किए, कैर डेटा टाइप, द डेटा टाइप इज फॉर CHR is your character cat, एंड देन हम लोग उसको अगर प्रिंट आउट करना चाहते हैं हम लोग को उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करना होगा। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर फॉर कैरेक्टर का क्या है, %C, फॉर्मेट स्पेसिफायर फॉर कैरेक्टर का क्या है, %C, तो फिर रिटर्न 0 स्टेटमेंट। तो ये सब हो गया बेसिक सिंपल सा प्रोग्राम। कैरेक्टर को प्रिंट आउट करने के लिए क्या होता है, फ्लोट नंबर को अगर हम लोग प्रिंट आउट करना चाहते हैं, यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जाम है फ्लोट नंबर को प्रिंट आउट करने के लिए, ठीक है ना। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे %F यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया हम लोग का बेसिक सारा प्रोग्राम। तो ये सब को हम लोग को सही से दिमाग पे रखना होगा कि कैसे क्या करना है, कहाँ से क्या प्रोसेस करना है, ठीक है ना। तो ये हो गया बेसिक कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे। फिर कैरेक्टर इनपुट आउटपुट, हम लोग कैरेक्टर, अब देखिए यहाँ पे अभी तक जो हम लोग बात कर रहे थे कुछ भी, तो
वैल्यू प्रोग्रामर पहले दे रहे थे। एक चीज मैं यहाँ पे आज बता देता हूँ कि हम लोग कुछ वैल्यू यहाँ पे जो भी डाल रहे थे, अभी यहाँ से पहले जो भी था वहां पे वैल्यू प्रोग्रामर्स खुद डाल रहा था। लेकिन देखिए यहाँ पे वैल्यू प्रोग्रामर्स खुद डाल रहा है कि कैट CHR A। लेकिन अभी अगर हम लोग नीचे वाले कुछ प्रोग्राम्स पे जाए तो यहाँ पे देखिए प्रिंटफ स्कैनफ का यूज हो रहा है। मतलब ये जो वैल्यू हम लोग ले रहे हैं ये थ्रू यूजर, यहाँ पे यूजर अपना वैल्यू डाल रहा है। तो अगर हम लोग ये वाला प्रोग्राम को रन करते हैं, अगर हम लोग ये वाला प्रोग्राम को रन करते हैं तो क्या होता है, चलिए देखते हैं इसका कुछ क्या काम होता है। ये वाला प्रोग्राम अगर हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या होगा। देखिए यहाँ पे एक सिंपल सा प्रोग्राम लिखा है, सिंपल सा प्रोग्राम लिखा है जहां पे हम लोग एक वैल्यू, एक वेरिएबल यूज किए हैं टेस्ट इंटीजर, और उसका डेटा टाइप है इंट। उसका डेटा टाइप क्या है, इंट, INT। हम लोग यहाँ पे इंट डेटा टाइप का यूज किए हैं और इसका वेरिएबल है टेस्ट इंटीजर बोल के वेरिएबल यूज किए हैं। यहाँ पे कोई वैल्यू हम लोग असाइन नहीं किए, तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, एक प्रिंटफ स्कैनफ स्टेटमेंट यूज किए हैं। प्रिंटफ का मतलब कुछ वैल्यू आउटपुट के डिस्प्ले पे शो करेगा। स्कैनफ का मतलब हम लोग कुछ वैल्यू फ्रॉम यूजर, रन टाइम पे यूजर से हम लोग वो वैल्यू लेंगे और लेके कहां पे स्टोर करेंगे, टेस्ट इंटीजर। और स्टोर करने के लिए हम लोग का ये एम्परसेंड ऑपरेटर का यूज होता है। टेस्ट करने के लिए हम लोग का ये एम्परसेंड ऑपरेटर का यूज होता है। तो एम्परसेंड टेस्ट इंटीजर, तो टेस्ट इंटीजर वेरिएबल पे हम लोग जो भी वैल्यू रन टाइम पे मिलेगा वो हमारा स्टोर होगा टेस्ट इंटीजर पे। और एज इट इज अ टेस्ट इंटीजर, ये जो टेस्ट इंटीजर वाला वेरिएबल पार्ट है ये हमारा इंटीजर डेटा टाइप है, तो इसलिए हम लोग फॉर्मेट स्पेसिफायर पे यहाँ पे %d यूज किए हैं। यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर पे %d यूज किए हैं। तो यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर पे %d हम लोग यूज किए हैं, ठीक है ना। तो अगर हम लोग इसको रन करते हैं तो देखते हैं हम लोग का ये जो प्रिंटफ स्कैनफ वाला स्टेटमेंट पार्ट है उसको वो अगर हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं तो वो क्या दिखाता है, ठीक है ना। तो पहले कंपाइलेशन, पहले कंपाइल पे हम लोग देखेंगे यहाँ पे कोई एरर नहीं है। मतलब हमारा जो सिंटैक्स एरर है जो भी है वो सही है, जो भी सिंटैक्स एरर है वो वहाँ पे कुछ एरर नहीं है, ये सही से हम लोग लिखे हैं। तो अगर हम लोग इसको फिर रन करते हैं तो रन टाइम पे, मैं रन टाइम का आपको विंडो दिखा देता हूँ, ठीक है ना। देखिए हम लोग यहाँ पे इंटर एंड इंटीजर, एंटर एंड इंटीजर मींस कुछ वैल्यू मांग रहा है। तो हम लोग प्रिंटफ स्टेटमेंट पे ये वाला स्टेटमेंट लिखे थे एंटर एंड इंटीजर। तो यूजर से ये वैल्यू मांग रहा है, तो यूजर जब प्रोग्राम देखेगा तो यूजर जब ये वाला, मान लीजिए कोई सॉफ्टवेयर का ये प्रोग्राम है जहाँ पे सॉफ्टवेयर ओपन करने पे यूजर से कुछ ये वैल्यू मांग रहा है, तो जब ये वैल्यू मांगेगा तो यूजर से कुछ ऐसे दिखाएगा कि एंटर एंड इंटीजर। तो हम लोग यहाँ पे कुछ भी वैल्यू डाल रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग कुछ भी वैल्यू डाल दिए, देन नंबर इक्वल टू 4। तो डिस्प्ले पे हम लोग वहां पे नेक्स्ट वाला जो प्रिंटफ स्टेटमेंट था वहां पे था कि डिस्प्ले दैट पर्टिकुलर वैल्यू। तो हम लोग वहां पे वो वैल्यू को शो कर रहे हैं, ठीक है ना। तो मैं फिर से एक बार प्रोग्राम पे जाता हूँ तो आपको देखने में समझ में आसानी होगी। देखिए पहला वाला जो प्रिंटफ स्टेटमेंट है यहाँ पे, ये जो प्रिंटफ स्टेटमेंट है यहाँ पे हम लोग एंटर एंड इंटीजर जो लिखे थे हमारा आउटपुट डिस्प्ले पे बस वही दिखाएगा, एंटर एंड इंटीजर पूरा सेम चीज। और यहाँ पे जो प्रिंटफ नेक्स्ट वाला पार्ट है यहाँ पे बस नंबर था और उस नंबर को हम लोग शो किए। तो यहाँ पे जो वैल्यू हम लोग जब इंटर एंड इंटीजर पे वैल्यू 4 डाले हैं तो ये हमारा दिस एम्परसेंड टेस्ट इंटीजर, ये टेस्ट इंटीजर वाला वेरिएबल पे स्टोर हो रहा है और थ्रू दिस एम्परसेंड ऑपरेटर, थ्रू दिस एम्परसेंड ऑपरेटर। अब ये चीज बताइए कि यहाँ पे एक इंट वेरिएबल हम लोग यूज किए हैं, यहाँ पे हम लोग वेरिएबल यूज किए हैं इंट। तो अगर हम लोग कुछ डेसिमल वैल्यूज या कुछ कैरेक्टर्स डालना चाहते हैं तो क्या ये चीज सही से रन करेगा, क्या ये हमारा आउटपुट शो करेगा। तो इसके लिए हम लोग एक बार देख लेते हैं कि क्या आउटपुट आता है, क्या होगा। तो जब हम लोग प्रोग्रामिंग करेंगे हम लोग तरह तरीके का एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे कि अगर ये डालेंगे तो क्या होगा, ये डालने से क्या आउटपुट आएगा, ठीक है ना। तो हम लोग का कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर होगा। तो अगर हम लोग इसको फिर से रन करते हैं, हम लोग अगर फिर से इसको रन करते हैं और मान लीजिए यहाँ पे कुछ 56.785 का वैल्यू डाले हैं, मींस एक डेसिमल नंबर हम लोग यहाँ पे प्लेस किए हैं, तो हम लोग जब इसका आउटपुट शो करेंगे नंबर पे क्या दिखा रहा है, सिर्फ 56। जो हमारा डेसिमल पार्ट था 0.785 वो हमारा डिस्प्ले नहीं हो रहा है। कोई बताएगा क्यों यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रहा है, इसका लॉजिक क्या है। मीन्स हम लोग वैल्यू डाले एक रियल नंबर पे लेकिन उसका वैल्यू डिस्प्ले नहीं हो रहा है, ठीक है ना। हाँ नीरज। सर वो पूछ रहे थे कि इंट मेन और वॉइड मेन है, तो अगर हम लोग सिर्फ मेन फंक्शन का यूज करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है ना। नहीं, अगर ये मैं पहले दिन भी बताया हूँ कि तुम्हारा सॉफ्टवेयर डिपेंड करता है कि तुम सॉफ्टवेयर कौन सा यूज कर रहे हो, ठीक है ना। तो
अगर तुम टर्बो सी यूज कर रहे हो तो वहां पे तुम्हें वॉइड मेन और इंट मेन ही लिखना होगा, वहां पे मेन सिंपल लिखने से बहुत टाइम एरर आएगा। लेकिन अगर तुम डेफ सी प्लस प्लस यूज कर रहे हो तो इंट मेन भी लिख सकते हो या सिर्फ मेन फंक्शन लिख सकते हो, उस पर कोई एरर प्रॉब्लम नहीं होगा। सॉफ्टवेयर ऊपर रिलेटेड होता है ये। तो हाँ, जो मेरा सवाल था आप लोग से कि हम लोग यहाँ पे एक डेसिमल टाइप वैल्यू प्लेस किए हैं, लेकिन हमारे वैल्यू यहाँ पे एक डेसिमल पार्ट को छोड़ के सिर्फ सिंपल सा रियल टाइम का वैल्यू शो कर रहा है। तो कौन इसका लॉजिक बताएगा कि ये क्या हो रहा है, क्यों ये हो रहा है, तो कौन इसका लॉजिक बताएगा? बोलो अनिकेत। %d के कारण सर, जो %d हम लोग यूज किए हैं। ओके, तो परसेंट यूज किए हैं, मतलब इसका काम क्या है? परसेंट हम लोग कब यूज करते हैं? डेसिमल पॉइंट को, मतलब वो नहीं, डेसिमल पॉइंट के बाद जो वैल्यू है उसको कौन से नहीं डेटा टाइप के शो लिए कर। परसेंट कौन से डेटा टाइप के लिए यूज होता है? इंट सर। इंटीजर। तो इंटीजर डेटा टाइप पे हम लोग का रियल टाइम डेसिमल पार्ट जो वैल्यू है वो नहीं शो होता है, इसलिए हमारा जो भी वैल्यू हम लोग प्लेस किए डेसिमल पार्ट के वो ऑटोमेटिक डिस्कार्ड हो गया। सही जवाब। यस सर। तो दिस इज द लॉजिक। तो हम लोग जब वैल्यू या कोई भी हम लोग फॉर्मेट स्पेसिफायर ये सब चीज यूज करें तो हम लोग को ये वाला चीज थोड़ा याद रखना होगा, थोड़ा ध्यान रखना होगा कि हम लोग अगर रियल टाइम पे फ्लोटिंग पॉइंट पे काम करना चाहते हैं तो हम लोग को वहां पे %f या फ्लोट डेटा टाइप को यूज करना होगा। तो इन जनरल जब एक नॉर्मल प्रोग्राम यूजर लेता है, जब हम लोग यूजर से कुछ लेते हैं तो यूजर कुछ भी डाल सकता है, ठीक है ना। तो ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि हर वक्त वो इंट डालेगा, हर वक्त वो इंट डालेगा या इंटीजर डेटा टाइप भी होगा, कहीं पे भी ये हो सकता है, कुछ भी अलग तरीके का हो सकता है। तो इट इज बेटर टू यूज फ्लोट डेटा टाइप, इट इज बेटर टू यूज फ्लोट डेटा टाइप। प्रोग्राम पे फ्लोट डेटा टाइप आप लोग यूज करें, तो जबकि कोई भी अगर प्रोग्राम अपना रियल टाइम वैल्यू डालेगा तब भी वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, अगर कोई फ्लोट वैल्यू डालेगा तब भी वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। हाँ कन्हैया। सर तो जैसे इस जगह पे हम लोगों ने जो भी डेसिमल के बाद डाला अगर उसे भी शो करना हो तो वहां पे तुम्हें पहले इंटीजर को फ्लोट पे कन्वर्ट करना होगा, तो हमारा वेरिएबल फ्लोट होना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग को यहाँ पे फ्लोट, ये जो इंट वाला पार्ट है ये फ्लोट होना चाहिए, ठीक है ना। और यहाँ पे जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है ये हो गया इसका %f। और यहाँ पे जब प्रिंट करेंगे तो सारा मीन्स अगर जो भी हम लोग वेरिएबल जो भी चेंजेस होगा तो हर एक जगह पे चेंजेस होगा। अगर हम लोग अब इसको एग्जीक्यूट करें, ठीक है ना, तो कंपाइल हो गया, रन करते हैं इसको, दिखा रहा हूँ आपको। देखिए, अब देखिए आप स्टेटमेंट पे देख सकते हैं, ठीक है ना। तो यस सर। जब आपको चेंजेस करना होगा तो आपको ये चीज समझना होगा कि आपका वैल्यू क्या है, आप कौन से वैल्यू पे काम करना चाहते हैं, इंटीजर पे काम करना चाहते हैं या फ्लोट पे काम करना चाहते हैं। तो ये वाला चीज आपको समझना होगा पहले, ठीक है ना। तो ये जो चीज है ये पहले क्लियर करना होगा। तो आपका जो लैब्स हो रहा है, तो आपका जो लैब वाला पार्ट हो रहा है, तो वहां पे आपका शायद ये वाला प्रोग्राम जो भी है सही से हो रहा है। तो आप लोग देखिए मैं आपका लैब नहीं ले रहा हूँ, लैब आपका पुलक तो सर ले रहा है, ठीक है ना। तो आप लोग का जो भी लैब रिलेटेड आपका जब प्रोग्राम करेंगे तो उस पर अगर कुछ प्रॉब्लम्स एरर आएगा तो आप जरूर डिस्कस कीजिए कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ठीक है ना। नहीं तो प्रॉब्लम होगा। आप लोग मुझसे भी पूछ सकते हैं, फिर भी मैं लैब सेशन नहीं ले रहा हूँ, तो इसके लिए आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं आपका सोल्यूशन जरूर दूंगा। तो आपको अगर कहीं पे रन प्रोग्राम आप कुछ कर रहे हैं तो आपका कुछ प्रॉब्लम हुआ तो आप मुझे कॉल कर लीजिए, ठीक है ना। तो मैं आपका जवाब जो भी आपका क्वेरी है मैं सॉल्व कर दूंगा। तो प्रॉब्लम्स आपका जो है ये सही से होना चाहिए। और देखिए एक चीज, ये कोविड पैंडेमिक की सिचुएशन पे ऑनलाइन मोड पे क्लासेस हो रहा है, प्रैक्टिकल होता है, हैंड्स ऑन सेशन फिजिकली। तो अगर आप लोग लैब में रहेंगे, वहां पे टीचर प्रेजेंट होगा, हम लोग प्रेजेंट रहेंगे, तो आप लोग का हम लोग फेस टू फेस जो इंटरेक्शन होता है वहां पे आपका जो भी प्रॉब्लम, जो भी आपका एरर आएगा हम लोग आसानी से फाइंड आउट करेंगे, वहां पे बताएंगे कि आपका एरर यहाँ पे हो रहा है, आप इसको ध्यान रखिए, ठीक है ना। तो वो बहुत इंटरेक्टिव होता है, बहुत कम्युनिकेटिव होता है। तो यहाँ पे ऑनलाइन पे हम लोग ट्राई करें कि जितना बेस्ट हो सके आप लोग को प्रोवाइड करें, जितना बेस्ट हो सके आप लोग को समझने की कोशिश करें, ठीक है ना। तो देखते हैं। हाँ अनिकेत बोलिए। अभी रन किए सर ये वाला प्रोग्राम को, वहाँ पे आप वैल्यू तो हम लोग दिए 4.567 डिस्प्ले करने के लिए, बट जब रन किया तो 4.567 उसके बाद 000 भी शो तो किया सर। फ्लोट का जो चीज होता है ना, जब हम लोग फ्लोट वैल्यू को मींस फ्लोट का जो फॉर्मेट स्ट्रक्चर होता है, तो वो डेसिमल के पार्ट यस सर। 6 प्लेसेस अप टू लेते हैं,
ठीक है ना। डेसिमल के हाँ, बाद आप तो yes, बेसिक yes. बाय डिफॉल्ट 6 प्लेसेस को होल्ड करते हैं, तो आपका अगर 4.5 डालेंगे तो उसके बाद 0005 आपको प्लेसेस को शो कर देगा। ये फॉर्मेट Okay, उसका sir. जो स्पेसिफाइड होता है। अबुल कलाम बताइए। सर वहाँ हम लोग फ्लोट मेन यूज कर सकते हैं? फ्लोट मेन यहाँ पे आप बता रहे हैं ना। अबुल बताइए, आप यहाँ पे जो मैंने मींस इंट मेन की जगह पे बात कर रहे हैं, आप वहां के बात बता रहे हैं ना। यस सर। नहीं, Yes, वहाँ पे sir. नहीं हो सकता है। वहाँ पे बस ये मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन हम लोग का 2 ही तरीके का है, एक है इंट मेन और एक है वॉइड मेन। इंट मेन एंड वॉइड मेन। फ्लोट हो गया डेटा टाइप, फ्लोट इज नॉट अ मेन फंक्शन टाइप। इंट मेन और वॉइड मेन, इंटीजर मेन एंड वॉइड मेन। वॉइड मेन मतलब कोई भी वैल्यू, नल वैल्यू। एक वॉइड मेन जब हम लोग कुछ डिस्प्ले करेंगे तो ये हो गया हम लोग का एक नल वैल्यू डिस्प्ले। तो हम लोग जब भी कुछ इंडिकेट होता है तो मेन फंक्शन विल नॉट रिटर्न एनी वैल्यू। तो वॉइड मेन हम लोग जब यूज करेंगे तो कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं होगा। देखिए, तो यहाँ पे हम लोग इंट मेन जब हम लोग यूज करें तो यहाँ पे एक रिटर्न 0 का स्टेटमेंट है। तो इंट मेन पे हम लोग रिटर्न 0 का स्टेटमेंट यूज करते हैं, क्योंकि जब हम लोग इंटीजर टाइप का वैल्यू यूज करेंगे तो जब प्रोग्राम पे एंड पे जाएंगे, ये इंट मेन अगर यूज होता है तो ये रिटर्न 0 एक एग्जिट स्टेटस होता है कि इंट मेन प्रोग्राम पे रिटर्न 0 रीच किया तो हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन किया है और ये हम लोग एग्जीक्यूट कर चुके हैं, अब इसको एग्जिट करना है। तो यहाँ पे प्रोग्राम खत्म हो चुका है, एक एग्जिट स्टेटस होता है। So int main and void main, only these two type of main functions are available. Float is data type. तो यहाँ पे एक कंफ्यूजन हो सकता है, int data type भी है और int main function भी है, तो ये थोड़ा कंफ्यूजन चीज है int main। तो इसलिए जब आप लोग यूज करेंगे तो सिर्फ मेन फंक्शन यूज कीजिए, इंटीजर या रिटर्न 0 स्टेटमेंट पे जाने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ मेन फंक्शन यूज कीजिए, दैट विल बी वेरी मच बेटर एंड इफेक्टिव। ठीक है ना, तो ये कंफ्यूजन भी आप लोग को नहीं रहेगा। तो आई होप कि सबों ने अपना नाम मेंशन किया है, क्योंकि टाइम खत्म होने वाला है। तो थैंक यू। अभी के लिए टाइम खत्म होने वाला है, तो आज अगर कोई भी क्वेरी है तो आप लोग होल्ड करके नेक्स्ट कल वाला क्लास में आप लोग पूछिए, क्योंकि टाइम खत्म होने वाला है। कभी भी ये